उत्तराखंड के केदारनाथ में उपचुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। कौन जीतेगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के लिए ये इज्जत का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल है वहां वो हारती चली आ रही है। इसीलिए केदारनाथ उपचुनाव केंद्र की सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए प्रश्न बन चुका है नाक का। कौन जीतेगा? फिलहाल बीजेपी के वो कद्दावर उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, एक छोटा सा विश्लेषण। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कांग्रेस के वो मजबूत उम्मीदवार। फिलहाल चूंकि बीजेपी के लिए यह महत्वपूर्ण जीत का प्रश्न है, इसीलिए पहले उम्मीदवार वो कौन होंगे। वोटर हैं केदारनाथ में, उससे ज्यादा तो बीजेपी के उम्मीदवार निकल आ रहे हैं। लगभग 1 लाख के आसपास वोटर हैं। बीजेपी को एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करना है, इससे खड़े की वो। फिलहाल 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं और उनका विश्लेषण भी करने वाला हूं। देखिए, बात करते हैं आशा नौटियाल जी की, कुलदीप सिंह रावत की, ऐश्वर्या रावत की, कर्नल अजय कोठियाल की। ये चारों उम्मीदवारों के नाम चर्चा में है, लेकिन 5वां एक नाम और है जो वैकल्पिक तौर पर मजबूती से सामने आ सकता है। हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन ये बीजेपी है, संभावना से हटकर ये कोई भी नाम दे सकती है। फिलहाल केदारनाथ उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया भी होने वाली है। अधिसूचना 22 अक्टूबर को होगी। लेकिन कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो नाम ले रहा हूं मैं, आशा नौटियाल का। आशा नौटियाल बीजेपी के लिए एक बहुत कद्दावर चेहरा है। वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी है। 2 बार बीजेपी की विधायक भी रह चुकी हैं, सन 2002 में और 2007 में। और शैला रानी रावत जो वर्तमान में बीजेपी की विधायक थी, उनको 2 बार पटखनी दे चुकी आशा नौटियाल जी। आशा नौटियाल जी की जो छवि है केदारनाथ में, सौम्य व्यवहार है, डाउन टू अर्थ है, सबसे मिलती हैं, कद्दावर नेता है। उम्र आड़े आ सकती है बिल्कुल, लेकिन एक और बात है जो आड़े आ सकती है, वो यह है कि जब 2017 में कांग्रेस में विद्रोह होकर शैला रानी रावत बीजेपी में आई थी और चुनाव टिकट मिला था शैला रानी रावत को बीजेपी की ओर से, तो उस समय आशा नौटियाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और ये निर्दलीय चुनाव लड़ना बीजेपी में, यानी कि उन्होंने बीजेपी के साथ समर्पण भाव नहीं दिखाया, बीजेपी से हटकर चुनाव लड़ा, यानी बीजेपी को टक्कर दी, यानी बीजेपी के साथ विश्वासघात किया। और शायद यही चीज उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी के नेताओं के साथ और उनके अच्छे संबंध हैं, छवि बहुत शानदार है। तो आशा नौटियाल एक मजबूत उम्मीदवार तो है, लेकिन ये कुछ ऐसे दाग लगे हैं जो शायद उनका टिकट काट सकते हैं। और देखिए, 2 बार की विधायक रह चुकी हैं, इसलिए मजबूत कैंडिडेट है। अब बात करते हैं कुलदीप सिंह रावत की। कुलदीप सिंह रावत जी सामान्य लगते हैं, पर सामान्य है नहीं। सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई है केदारनाथ में उम्मीदवारी के तौर पर, तो वो है कुलदीप सिंह रावत। कुलदीप सिंह रावत डाउन टू अर्थ है। और देखिए, पीछे केदारनाथ के 2017 के और 2022 के चुनाव में उन्होंने 11,000 से अधिक वोट लाए, और वो कारण रहे जिस पर राष्ट्रीय पार्टियों को उन्होंने नाक को चने चबवा दिए थे। यानी कि बीजेपी की हार का कारण 2017 में कुलदीप सिंह रावत थे, 2022 में कांग्रेस की हार का कारण कुलदीप सिंह रावत थे। यानी कि कुलदीप सिंह रावत एक बहुत महत्वपूर्ण नेता है, पैसों के लिहाज से भी डाउन टू अर्थ है, लोगों से मिलते हैं, सक्रिय रहते हैं, हर किसी की पीड़ा दूर करने में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। उनका मकसद इतना ही है कि वो एएन प्रकार किसी भी हाल में बन जाए विधायक। अगर 2024 के उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलता है, तो वो खुलेआम कह चुके हैं, ऐसा सुनने में आया है कि टिकट नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ चुका हूं। यानी बीजेपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश। अगर वो 2024 का टिकट मांगते हैं और उन्हें टिकट नहीं मिला, तो शायद 2027 में टिकट मिल भी जाए। लेकिन कुलदीप सिंह रावत इस बेकरारी में है, वो चाहते हैं उन्हें टिकट मिले और वो जीत जाए। 11-12 हजार पर्सनल वोट, वो भी पहाड़ी इलाकों में जहां पे 80-90 हजार कोई वोटर है और 60-70 हजार वोट पड़ता है, तो वहां पे 11-12 हजार वोट अपना बहुत बड़ा मायने रखता है और राष्ट्रीय पार्टियों के लिए खतरे की निशानी भी बन जाता है। तो क्या कुलदीप सिंह रावत जी को मिल सकता है टिकट? तीसरे नंबर में आता है कद्दावर नेता के रूप में, और वो है दिवंगत शैला रानी की सुपुत्री ऐश्वर्या रावत। ऐश्वर्या रावत जिस तरीके से धरातल पे अभी दिखाई दे रही हैं,
2017 और 2022 के चुनाव में भी दिखाई दी थी। यानी कि उनकी नजर चाणक्य की तरह रहती है और 2017 में और 22 में अपनी मम्मी के लिए उन्होंने चाणक्य की भूमिका निभाई थी। 2017 का चुनाव भी शैला रानी रावत जीत जाती बीजेपी के टिकट से अगर आशा नौटियाल निर्दलीय खड़ी नहीं होती। आशा नौटियाल ने भी 11,000 से ऊपर वोट लाए थे और हार का अंतर बहुत कम था 2017 में। यानी कि शैला रानी रावत को हराने का अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार था तो वो आशा नौटियाल थी, जो उस समय बीजेपी के बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। और अब 2024 में आशा नौटियाल क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? उन्हें टिकट नहीं मिला तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐश्वर्या रावत, उनकी अपनी क्या काबिलियत है? उनकी अपनी काबिलियत यह है कि 2017 और 2022 में अपनी मम्मी के चुनाव में चाणक्य की भूमिका में रही, ऐसा लोग मुझे बता रहे हैं। 2024 के चुनाव में जो वो सक्रियता दिखा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी उपचुनाव अभी तक हुए हैं उसमें सिंथेटिक वोट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो भारतीय जनता पार्टी शैला रानी रावत का जो व्यवहार रहा है अपनी जनता के लिए, उस व्यवहार को देखकर उन्हीं के परिवार को टिकट देना चाहेंगी। देखिए, दिवंगत शैला रानी की इकलौती पुत्री है ऐश्वर्या रावत, सक्रिय रहती है, डाउन टू अर्थ है, जुड़ रही है और लोगों की आर्थिक मदद भी करती है, आर्थिक रूप से मजबूत कैंडिडेट है। और मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सिंपैथी वोट को ध्यान में रखते परिवार वालों को ही वोट दिया है, परिवार वालों को ही टिकट दिया है। अगर हम बागेश्वर उपचुनाव की बात करें तो स्वर्गीय चंद्रराम दास जी के देहांत के बाद उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया, वो जीती भी। उससे पहले 2022 के चुनाव से पहले महेश जीना, ये सुंदर जीना के भाई थे, स्वर्गीय सुंदर जीना की मृत्यु के बाद टिकट दिया गया था महेश जीना को, उनके भाई को। यानी टिकट परिवार को दिया जाता है, बीजेपी की परिपाटी है। यानी अगर बीजेपी को देखा जाए टिकट देने के मामले में तो ऐश्वर्या रावत सबसे आगे नजर आती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐश्वर्या रावत को सिंपैथी वोट तो मिलेगा ही। सबसे बड़ी बात है उनकी उम्र आशा नौटियाल की तुलना में काफी कम है। यानी कि अगर बीजेपी युवा चेहरे की तरफ जाएगी और लंबी राजनीति के तौर पर देखेगी तो वो ऐश्वर्या रावत पर ही दांव खेलना पसंद करेगी। लेकिन ये बीजेपी है, कब किस पे कहां दांव खेल ले, उसके अपने क्या फायदे हैं, उसके आधार पर ही वो टिकट बांटती है। और चौथे नंबर में आते हैं कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल जिन्हें केदारनाथ के पुनर्निर्माण का महानायक माना जाता है, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं, शांत स्वभाव के हैं, अविवाहित नेता हैं और पहाड़ के बच्चों के लिए एक प्रकार से देवदूत की भूमिका में है। जिस तरीके से नौकरी की हम बात करते हैं और अग्निवीर मुद्दे पर बीजेपी को उनका साथ मिला, जो बड़ी समस्या बन चुके थे अग्निवीर वाला मुद्दा, तो कर्नल अजय कोठियाल का बहुत साथ मिला। लेकिन कर्नल अजय कोठियाल महत्वाकांक्षी नेता माने जाते हैं। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। पहले बीजेपी ने टिकट मांगा, नहीं दिया, उक्रांद गई उनके पास, जैसा मुझे बताया गया। तो उक्रांद से कहा भी मुझे मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाओगे तो ही मैं आपको ज्वाइन करूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो आम आदमी पार्टी को उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो आम आदमी पार्टी ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। तो ये आम आदमी पार्टी जानती थी कि वहां तो कुछ है नहीं उत्तराखंड में, तो क्यों ना इन्हें बलि का बकरा बना दिया जाए। और वो फंस गए कर्नल अजय कोठियाल। और कर्नल अजय कोठियाल ने जो निर्णय लिया था आम आदमी पार्टी में जाने का, वो आत्मघाती निर्णय था। ये बात सन 2022 में मैंने विश्लेषण में कई बार बोली भी थी, लेकिन कर्नल अजय कोठियाल को समझाने वाला कोई था नहीं उस समय। काश में उनके पास होता तो उनसे कहता ठहरिए, समझिए, ये बीजेपी है, ये लंबी रेस की घोड़ा वाली पार्टी है, ये आपको कहीं ना कहीं फिट कर देगी। लेकिन क्या करें, इस समय टिकट के मजबूत दावेदार तो हैं, लेकिन जो दामन में दाग लग चुका है, उस दामन के दाग शायद हो सके कि बीजेपी में टिकट ना दे। तो अगर जो प्रथम 4 मैंने आपको नाम बताए हैं, आशा नौटियाल, कुलदीप सिंह रावत, ऐश्वर्या रावत और कर्नल अजय कोठियाल, इनमें अगर सबसे ज्यादा लड़ाई है तो वो लड़ाई है आशा नौटियाल और ऐश्वर्या रावत के बीच में। इन दोनों में ऐश्वर्या रावत सबसे आगे पायदान में इसलिए दिखाई देती है, युवा है और महिला चेहरा है। इसी बड़ी बात, सिंपैथी वोट, सहानुभूति वोट मिलने वाला है। आशा नौटियाल ऑलरेडी 2 बार विधायक बन चुकी है। तीसरी बात, पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है, तो इसीलिए शायद उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर कुलदीप सिंह रावत की बात करें, बीजेपी उनका दांव इसलिए भी नहीं खेलना चाहेगी कि वो
कब पलटी मार ले, कब निर्दलीय चुनाव वापस चले जाए। तो बीजेपी सोचेगी कि उन्हें एक भरोसेमंद सिपाही चाहिए 2027 के मद्देनजर। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहेगी कि टिकट किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ही दिया जाए। अब शैला रानी रावत हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, तो क्या बीजेपी में आने का उनका निर्णय ऐश्वर्या रावत का ही निर्णय था? यह भी चर्चा का विषय है। फिलहाल इन चारों में टिकट किसको मिलेगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए राजनीतिक विश्लेषक, तो इतना मैं कह सकता हूं कि बीजेपी 99.99% ऐश्वर्या रावत के पक्ष में जाएगी। अगर इन चारों को छोड़ दें तो विकल्प क्या है जिससे सारी चीजों से बचा जा सके, तो वह है कुलदीप आजाद नेगी। कुलदीप आजाद नेगी कौन है? कुलदीप आजाद नेगी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार एक वर्चस्व कायम स्थापित किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल के बेहद करीब हैं कुलदीप आजाद नेगी, और चूंकि उत्तराखंड के जितने बड़े लीडर हैं वो सब कुलदीप आजाद नेगी से काफी अच्छी तरह से वाकिफ है। तो हो सकता है कि उपचुनाव के मद्देनजर कुलदीप आजाद नेगी पर दांव खेला जा सके। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि फिर मैंने कहा यह भारतीय जनता पार्टी है, यहां संभावनाएं काम नहीं करती। यहां कब वो क्या निर्णय ले बीजेपी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल ये 5 नाम मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इनमें से कोई टिकट हो ये भी तय नहीं है, लेकिन मुझे अगर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैंने अगर अपना विश्लेषण किया है तो इस मुद्दे पर यही 5 नाम आगे आने वाले हैं। और आशा नोटियाल जी को शायद लिटिल बिट पीछे रहना पड़े, उन्हें मनाया जा सकता है क्योंकि वो बीजेपी से एक बार बगावत कर चुकी है, दोबारा आई है, और वो बीजेपी से हट गई तो भी उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। कुलदीप सिंह रावत अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो भी उनका नुकसान नहीं है, लेकिन कुलदीप सिंह रावत जी का यह है कि अगर उन्हें बीजेपी से टिकट ना मिले तो वो कांग्रेस के पाले में भी जा सकते हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी जानती है, और शायद हो सकता है कि बीजेपी ये रिस्क ना ले। और अगर कुलदीप सिंह रावत कांग्रेस के पास गए और कांग्रेस ने टिकट दे दिया, फिर बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी इसी उधेड़-बुन में मची हुई है। अगर बीजेपी को यह लगे कि कुलदीप सिंह रावत वहां जाते हैं और वहां कांग्रेस उन्हें टिकट ना दे, ऐसी स्थिति में अगर मनोज रावत निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का फायदा हो सकता है। तो ये सब समीकरण देख के मुझे लगता है कि ऐश्वर्या रावत एक नेता हो सकती है जिन्हें बीजेपी टिकट दे सकती है। फिलहाल इस बार केदारनाथ के चुनाव समर पे रवि के बिंदास बोल जाने वाला है, ग्राउंड रिपोर्ट करने वाला है। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा रवि के बिंदास बोल को। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय केदारनाथ।